अली खामेनेई की मौत ने ईरान को 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे बड़े राजनीतिक मोड़ पर ला खड़ा किया है। अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमलों की पहली लहर में सर्वोच्च नेता की हत्या सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं थी, बल्कि इस्लामिक गणराज्य की पूरी सत्ता संरचना को हिला देने वाली घटना थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ईरानी शासन के कमजोर होने का संकेत बताया, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन संभव है। अमेरिका ने इस पूरे अभियान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, खामेनेई के बाद ईरान का शासन कैसे चल रहा है और मौजूदा सरकार कब तक टिक पाएगी। अभी ईरान में शासन कैसे चल रहा है। खामेनेई की मौत की आधिकारिक पुष्टि के बाद ईरानी सरकारी टीवी ने 3 सदस्यीय अंतरिम परिषद के गठन की घोषणा की। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सर्वोच्च नेता के पद के खाली होने पर अस्थायी व्यवस्था लागू की जाती है। इस कदम का मकसद साफ था, देश और दुनिया को ये संदेश देना कि सिस्टम अभी भी काम कर रहा है, सत्ता में कोई अराजकता नहीं है। संस्थागत ढांचा अभी भी मौजूद। ईरान में सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, वहाँ कई मजबूत संस्थाएं हैं। राष्ट्रपति और कैबिनेट, संसद, न्यायपालिका, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, खुफिया एजेंसियां, इन संस्थाओं के चलते शासन पूरी तरह ठप नहीं हुआ, लेकिन निर्णय लेने की ताकत अब बटी हुई और अस्थायी है। असली शक्ति संतुलन कहाँ है। ईरान में असली ताकत हमेशा सर्वोच्च नेता और आईआरजीसी के पास रही है। आईआरजीसी की भूमिका इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सिर्फ सैन्य बल नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक ताकत भी है। खामेनेई के करीबी कई कमांडरों के मारे जाने से शक्ति संतुलन बदल सकता है। क्या आईआरजीसी पूरी तरह एकजुट है या अंदरूनी खींचतान शुरू हो सकती है। अगर सुरक्षा बलों में दरार पड़ी तो सरकार के लिए ये सबसे बड़ा खतरा होगा। अब उत्तराधिकारी कौन। ईरान में सर्वोच्च नेता का चयन खुली राजनीतिक प्रक्रिया से नहीं होता। ये काम असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नाम की संस्था करती है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स 88 धार्मिक नेताओं की एक परिषद है जो नए सर्वोच्च नेता का चुनाव करती है। प्रक्रिया कैसे होती है। बैठकें बंद दरवाजों के पीछे होती हैं, नाम सार्वजनिक नहीं किए जाते, मतदान गोपनीय होता है। कई सालों से अटकलें थी कि खामेनेई के बेटे मुस्तफा का नाम आगे आ सकता है, लेकिन हालिया हमलों में आईआरजीसी के वरिष्ठ अधिकारियों की मौत के बाद समीकरण बदल सकते हैं। इतिहास भी बताता है कि जब खुद खामेनेई नेता बने थे तब वो सबसे आगे नहीं थे, इसलिए अंतिम फैसला चौंकाने वाला हो सकता है। अब जनता का मूड, जश्न या डर। खामेनेई की मौत के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। कुछ शहरों में जश्न, विदेश में बसे ईरानियों का खुला समर्थन, सोशल मीडिया पर खुशी के वीडियो। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। बड़े पैमाने पर असुरक्षा, बमबारी का डर, आर्थिक संकट, इंटरनेट और मीडिया पर नियंत्रण। जनता बटी हुई है। कुछ इसे आजादी का मौका मान रहे हैं तो कुछ लोग देश के टूटने से डर रहे हैं। सैन्य स्थिति, क्या ईरान अभी भी ताकतवर है। हालांकि अमेरिका इजराइल के हमलों से ईरान को बड़ा झटका लगा है, लेकिन मिसाइल हमले जारी हैं। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल पर जवाबी कार्रवाई हुई। दुबई और कुवैत तक मिसाइलें पहुंची। ये दिखाता है कि ईरान की सैन्य क्षमता खत्म नहीं हुई। नेताओं की मौत के बावजूद कमांडर स्ट्रक्चर पूरी तरह ढहा नहीं है। सरकार कब तक टिक सकती है। अब सबसे अहम सवाल, टिके रहने के पक्ष में कारण जान लीजिए। मजबूत संस्थागत ढांचा, आईआरजीसी की संगठित ताकत, धार्मिक समर्थन, आधार, युद्धकालीन राष्ट्रवाद। युद्ध के समय अक्सर जनता बाहरी दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो जाती है। अगर विरोध आंदोलन दोबारा भड़कता है और सुरक्षा बलों में दरार पड़ती है तो हालात तेजी से बदल सकते हैं। तो क्या सत्ता परिवर्तन आसान होगा? नहीं, जिसका कारण ये है कि सेना और गार्ड अभी भी सक्रिय प्रशासनिक ढांचा कायम, विपक्ष बिखरा हुआ, बाहरी हस्तक्षेप से राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया। ईरान में सत्ता परिवर्तन का मतलब सिर्फ नेता बदलना नहीं, बल्कि पूरे धार्मिक राजनीतिक सिस्टम का बदलना होगा। ये प्रक्रिया जटिल और खतरनाक हो सकती है। क्षेत्रीय असर की बात करें तो अगर ईरान के सहयोगी मिलिशिया गुट युद्ध में कूदते हैं तो इराक, सीरिया, लेबनान, खाड़ी देश इसमें खिंच सकते हैं। अमेरिका भी लंबी जंग नहीं चाहेगा, इसीलिए संभव है कि दोनों पक्ष सीमित युद्ध के बाद बातचीत की राह तलाशें। तो आने वाले दिनों में क्या देखना होगा? क्या नया सर्वोच्च नेता जल्द चुना जाता है? आईआरजीसी एकजुट रहती है या नहीं? विरोध प्रदर्शन दोबारा शुरू होते हैं या नहीं? युद्ध सीमित रहता है या फैलता है? अली खामेनेई की मौत ने ईरान को अस्थिर और अनिश्चित दौर में डाल दिया। देश ने अपने सर्वोच्च नेता को खो दिया है। कई वरिष्ठ कमांडर मारे गए हैं। बाहर से लगातार सैन्य दबाव है, फिर भी संस्थागत ढांचा कायम है और सैन्य क्षमता मजबूत है। जवाबी कार्रवाई की इच्छा शक्ति बनी हुई है और मौजूदा सरकार तुरंत नहीं गिरेगी, लेकिन ये पहले से कमजोर स्थिति में जरूर है।
अगले कुछ हफ्तों और महीने ये तय करेंगे कि ये सिस्टम खुद को संभाल लेता है या ईरान 1979 के बाद पहली बार बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ता है। फिलहाल एक बात साफ है, ईरान इतिहास के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है और हर संभावना खुली हुई है।